नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग हिस्ट्री की आधुनिक भारत की सीरीज कवर कर रहे हैं। इस आधुनिक भारत की सीरीज का आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण है, जिसमें भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों ने विशेष रूप से आंदोलन किए, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी को इस वीडियो में हम प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, बी.डी. सावरकर द्वारा मित्र मेला संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो बी.डी. सावरकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने वर्ष 1899 में इस मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी। बी.डी. सावरकर का जो पूरा नाम है वह विनायक दामोदर सावरकर है। कहीं कहीं पर इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर वर्ष 1904 में अभिनव भारत के नाम अभिनव भारत संगठन में परिवर्तित कर दिया गया। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मित्र मेला संगठन का पूछा जाए तो भी आपको बी.डी. सावरकर ही लगाना है इसके संस्थापक के रूप में, और अभिनव भारत के संस्थापक भी बी.डी. सावरकर ही हैं। हालांकि सर्वप्रथम उन्होंने मित्र मेला संगठन की स्थापना की और 1904 में इसे बाद में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो अभिनव भारत की जो शाखाएं हैं वह महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अभिनव भारत की जो स्थापना है वह महाराष्ट्र यानी बॉम्बे में की गई थी, उस समय के बम्बई में की गई थी, और आगे चलकर यह कर्नाटक और मध्य प्रदेश क्षेत्रों में भी फैला। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, किस मामले में बी.डी. सावरकर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह वही बी.डी. सावरकर हैं जिन्होंने अभिनव भारत और मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी, और जिस षड्यंत्र केस में इन्हें सज़ा सुनाई गई वह थी नासिक षड्यंत्र केस। और नासिक षड्यंत्र केस क्या है, इसके विषय में भी जान लेते हैं। 21 दिसंबर 1909 में अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे ने A.M.T. जैक्सन अंग्रेज न्यायाधीश की हत्या कर दी थी। इसे नासिक षड्यंत्र केस कहा गया। तो याद रखिएगा, जो अभिनव भारत जिसकी इन्होंने बी.डी. सावरकर और उनके साथियों ने इस संस्था की स्थापना की थी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका बी.डी. सावरकर की थी, तो इनके जो एक सदस्य थे अनंत लक्ष्मण करकरे, उन्होंने एक अंग्रेज़ न्यायाधीश A.M.T. जैक्सन की हत्या कर दी थी, और इसी सिलसिले में इन सभी पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। और आगे इसमें लिखा है कि इसके तहत अभिनव भारत के 27 सदस्यों को सज़ा मिली। तो अभिनव भारत के 27 सदस्यों को पकड़कर उन पर सज़ा सुनाई गई, यानी कार्रवाई की गई। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुशीलन समिति के विषय में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अनुशीलन समिति का जो गठन है वह प्रमथनाथ मित्र यानी P.N. मित्र के द्वारा किया गया था। वर्ष 1903 में एक छोटे से संगठन के रूप में P.N. मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। यह छोटा सा संगठन उस समय एक व्यायामशाला के रूप में कार्य करता था, यानी एक व्यायामशाला का गठन किया गया था जिसमें काफ़ी लोग शामिल हुए, और इसी को अनुशीलन समिति का नाम दिया गया था। और इसमें लिखा है आगे कि अनुशीलन समिति का गठन किया गया, और M.N. रॉय के सुझाव पर इस समिति का नाम अनुशीलन समिति रखा गया था। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसके सुझाव पर अनुशीलन समिति का नामकरण किया गया? तो याद रखिएगा, M.N. रॉय के नाम के सुझाव पर अनुशीलन समिति का नाम रखा गया, और इसका गठन सर्वप्रथम जो है एक छोटे से व्यायामशाला के रूप में प्रमथनाथ मित्र यानी P.N. मित्र के द्वारा किया गया था। आगे चलकर वर्ष 1907 में कलकत्ता में
इस समिति की स्थापना बारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ ने की थी। अगर परीक्षाओं में ऑप्शन में प्रेमनाथ मित्र यानी प्रमथनाथ मित्र पीएन मित्र ना मिले तो आपको बारेंद्र घोष टिक करना है, क्योंकि आगे चलकर बड़े रूप में 1907 में कलकत्ता में इसकी जो दोबारा से स्थापना है वह बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने साथ मिलकर की थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं अनुशीलन समिति के विषय में, और कुछ आगे भी प्रश्न इस पर बने हुए हैं, चलिए वे भी देख लेते हैं। प्रश्न है कि अनुशीलन समिति के सदस्यों पर वर्ष 1908 में कौन सा केस चलाया गया। तो जो अनुशीलन समिति है जिसका गठन बारेंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से किया गया था, इस समिति के सदस्यों पर एक केस चलाया गया और उस केस का नाम था अलीपुर बम केस। अलीपुर बम केस क्या है इसके विषय में भी जान लेते हैं। वर्ष 1908-1909 में क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज करने के बाद कलकत्ता के एक स्थान पर बम बनाने की फैक्ट्री पुलिस के द्वारा पकड़ी गई, जिसमें अनुशीलन समिति के कई सदस्यों को पकड़कर उन पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। यही अलीपुर षड्यंत्र केस अलीपुर बम केस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भवानी मंदिर नाम की पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण पुस्तक भी है जिसके विषय में परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको बता दें कि भवानी मंदिर नाम की जो पुस्तक है वह बारेंद्र घोष के द्वारा लिखी गई थी, और बारेंद्र घोष के विषय में याद रखिएगा पिछले प्रश्न में हमने बताया कि यह अनुशीलन समिति के अन्य संस्थापक के रूप में शामिल हैं। बारेंद्र घोष ने वर्ष 1905 में क्रांति से संबंधित अपनी पहली पुस्तक भवानी मंदिर के नाम से लिखी। यह पुस्तक आनंद मठ पुस्तक के भाव पर आधारित थी, यानी कि जो आनंद मठ नाम की पुस्तक है उसमें जो संदेश दिया गया था क्रांतिकारियों के लिए भारत की स्वाधीनता को लेकर, वही संदेश इस पुस्तक में बारेंद्र घोष के द्वारा भी दिया गया। और क्या था वह संदेश वह भी देख लेते हैं। क्रांतिकारियों को इस पुस्तक में संदेश दिया गया कि स्वाधीनता मिलने तक वह सन्यासी जीवन अपनाएं, यानी सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, लोभ हैं, उनको त्याग दें, केवल सन्यासी जीवन व्यतीत करें, यानी स्वाधीनता के लिए लोगों को यह जो त्याग भावना है वह अपनानी चाहिए। इस प्रकार की बातें बारेंद्र घोष ने अपनी भवानी नाम की पुस्तक में लिखी थी, भवानी मंदिर। तो इसके विषय में याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र किस भाषा में प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं हैं कि वह किस भाषा में प्रारंभ की गई, तो याद रखिएगा युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र बांग्ला भाषा में प्रारंभ किया गया था। और क्यों किया गया था, इसका क्या कारण था, तो इसको भी देख लेते हैं। क्रांतिकारी बारेंद्र घोष ने स्वाधीनता उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने साथी भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ मिलकर युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। और याद रखिएगा किस भाषा में किया गया, तो बांग्ला भाषा में इस पत्र का प्रकाशन किया गया था। क्रांति की विचारधारा के प्रचार प्रसार में इस पत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसमें कुछ क्रांति विचारधारा से संबंधित पत्र निकाले जाते थे साप्ताहिक, जिन्हें पढ़ कर के लोगों में क्रांति की जो ज्वाला है उसे जागृत किया जाता था। और इस क्रांति की जो विचारधारा का महत्वपूर्ण प्रचार प्रसार इसी पत्र के माध्यम से किया गया। युगांतर पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे चलकर युगांतर नाम का एक संगठन भी बनाया गया। अनुशीलन समिति के बाद युगांतर संगठन भी बनाया गया था, तो इसके विषय में भी याद रखिए। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बारेंद्र घोष, देखिए मैं आपको बता दूं कई किताबों में बरेंद्र घोष लिखा है, तो कहीं पर बारेंद्र घोष, यह एक ही व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। तो बारेंद्र घोष की दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति का प्रकाशन किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही। तो पहली पुस्तक हमने आपको पीछे बताया था कि भवानी मंदिर इनकी पहली पुस्तक थी, और दूसरी पुस्तक थी इनकी वर्तमान रणनीति, तो जिसका प्रकाशन अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने किया था। इस पुस्तक के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं।
बरेंद्र घोष की दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति का प्रकाशन वर्ष 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने किया। इस पुस्तक में घोष ने भारत की आज़ादी के लिए फौजी शिक्षा एवं युद्ध को अनिवार्य बताया। तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि हमें प्रशिक्षण लेना, यानी कि जो फ़ौज का प्रशिक्षण है युद्ध के लिए, उसको लेना अनिवार्य है। प्रत्येक क्रांतिकारी को यह प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके आगे चलकर बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो भारत की आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा जाएगा अंग्रेज़ों से, उसमें काफ़ी इसकी आवश्यकता होगी। और पहली पुस्तक में आपको मैंने बताया था कि इन्होंने सन्यासी जीवन बिताने का आग्रह किया था क्रांतिकारियों से, और दूसरी पुस्तक में इन्होंने प्रशिक्षण लेने की बात कही। तो आगे इसमें लिखा है कि क्रांतिकारियों के लिए यह पाठ्य पुस्तक बन गई थी। जिस प्रकार जो विद्यार्थी हैं विद्यालयों में उनको पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाती है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसी प्रकार क्रांतिकारियों के लिए भी यह पुस्तक उतनी ही महत्वपूर्ण बन गई थी। इस पुस्तक को पढ़कर उन्हें प्रशिक्षण पाने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती थी। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया? तो अरविंद घोष का जो कुशलता से बचाव किया था वह किया था चित्तरंजन दास ने। वह एक एडवोकेट भी थे, और इनके विषय में आगे भी हम जो हमारी सीरीज चल रही है प्रश्नों की, इसमें हम आगे भी चित्तरंजन दास के विषय में कवर करेंगे। परंतु यहाँ देख लेते हैं अभी। अलीपुर षड्यंत्र मामले में बरेंद्र घोष के साथ 34 लोगों में अरविंद घोष को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन चित्तरंजन दास के प्रयासों एवं साक्ष्यों के अभाव में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। रिहाई के बाद इन्होंने सन्यासी जीवन अपनाकर पांडिचेरी में अपना आश्रम बनाया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो अरविंद घोष के विषय में दोनों तीनों बातें याद रखिएगा। इन्होंने बाद में सन्यासी जीवन अपना लिया था रिहाई के बाद, और पांडिचेरी में अपना आश्रम खोला था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र मामले में किस सरकारी गवाह की हत्या कर दी गई थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक सरकारी गवाह बना हुआ था अलीपुर षड्यंत्र मामले में, जिसका नाम था नरेंद्र गोसाई। तो इस सरकारी गवाह की जेल में ही हत्या कर दी गई थी। तो क्या मामला था देख लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र मामले में कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस कारण इन्हें फांसी की सज़ा भी हुई। इस मामले में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, परंतु कुल 15 लोगों को सज़ा हुई थी। तो ये जो सत्येंद्र बोस और कन्हई लाल दत्त हैं, यह भी इनके संगठन से जुड़े हुए थे, जो बरेंद्र घोष का संगठन था, अनुशीलन समिति, जिसके विषय में हमने पीछे पढ़ा था। तो ये सभी उस संगठन के सदस्य थे। और याद रखिएगा, नरेंद्र गोसाई जो सरकारी गवाह है, इसकी हत्या कर दी गई थी। 34 लोगों को कुल संगठन के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 15 लोगों को सज़ा हुई थी। और 15 लोगों में सत्येंद्र बोस और कन्हई लाल दत्त भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी इस सरकारी गवाह की हत्या में। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड किस क्रांतिकारी से संबद्ध है? तो पीछे हमने अलीपुर बम कांड के विषय में पढ़ा था, और यह है मुजफ्फरपुर बम कांड। इससे संबंधित क्रांतिकारी जो थे वे थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, देख लेते हैं। अप्रैल 1908 में आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास में खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सज़ा सुनाई गई। वे फांसी की सज़ा पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी रहे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें फांसी की सज़ा मिली थी। तो याद रखिएगा, इसका आंसर भी होगा खुदीराम बोस। और हुआ ये था कि एक न्यायाधीश थे किंगफोर्ट बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। तो इनकी हत्या करने के लिए इन्होंने इनके ऊपर बम फेंका, परंतु इस बम से ये न्यायाधीश किंगफोर्ट तो बच गए, परंतु एक महिला और उसकी पुत्री वहाँ बम के चपेट में आने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनको पकड़ लिया जाता है खुदीराम बोस को, और गिरफ्तार कर इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जबकि इस कांड में शामिल उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। तो एक ये
खुदीराम बोस के साथी थे। प्रफुल्ल चाकी, इनका नाम भी आपने सुना होगा, महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में एक हैं और इनको भी पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था, परंतु इन्होंने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के विषय में। तो इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ हमने इस टॉपिक को कवर किया है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक बाकी हैं जिनके विषय में हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। इन जो आज यह टॉपिक वीडियो में दिया गया है, इससे अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में देखे गए हैं, तो ये सभी प्रश्न आप याद कर लीजिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।